नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। जब आप एक कार्यक्रम सुन रहे होंगे तब बंगाल में पहले फेज का और तमिलनाडु में पूरे स्टेट का मतदान शुरू हो चुका होगा। लेकिन प्रचार थमने के बाद और मतदान के बीच राजनीतिक सरगर्मियां बंगाल में खासकर बहुत बड़े लेवल पे चलती रही। मतदान के पहले भयानक बवाल, गैनेश के दरवाजे पे भागे भाजपाई। अनुराग ठाकुर ने भी मोदी की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और खड़गे ने क्या बोल दिया, सारे अंधभक्त बिलबिलाए। और टीएमसी ने भी करारा हमला बोल दिया भाजपा पे। क्या हुआ? सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने तमिलनाडु में एआईएडीएमके पर कटाक्ष करते हुए कुछ बोला। पीएम मोदी को आतंकवादी कहने पर भाजपाई ने बड़े एक्शन लिया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर बैन और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। तमिलनाडु चुनाव प्रचार के दौरान चेन्नई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान पर हंगामा हो गया। खड़गे ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी करार दिया, जिसके बाद बुरी तरह से फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के बयान पर अब भाजपा ने एक्शन ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर एक्शन लेने की मांग की है। क्या पत्र में क्या क्या अनुरोध किया है? भाजपा ने लिखा कि इस बयान का तत्काल संज्ञान लिया जाए, क्योंकि यह प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। मल्लिकार्जुन खड़गे को निर्देश दिए जाए कि वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अपना बयान वापस ले, या कानून तथा ईसीआई के निर्देश के अनुसार उन पर चुनाव प्रचार संबंधी उचित प्रतिबंध या अन्य सुधारात्मक उपाय लागू किए जाए। लागू कानून के तहत उचित दंडात्मक विनियामक कार्रवाई शुरू की जाए, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 175, 171 ऑब्लिक 174, 356/1 के तहत आने वाली अपराधों के चार्ज शामिल हो और जांच के दौरान लागू पाए जाने वाले किसी भी अन्य प्रावधान के तहत ही कार्रवाई की जाए। निर्देश दिए जाए कि विवादित बयान का चुनाव प्रचार सामग्री डिजिटल प्रसार माध्यम के आगे प्रसार तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जाए कि वो इस बयान को हटवा दें। ऐसे अन्य आवश्यक आदेश भी पारित किए जाए जो चुनावी प्रक्रिया की गरिमा को बनाए रखने और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और मुद्दों पर आधारित चुनाव प्रचार सुनिश्चित करने की आवश्यकता हो। और एक पूरा उन्होंने वो नथी किया है उसमें पत्र, तो पत्र भी आप देख सकते हैं, लेकिन वो पत्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पत्र का जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन खड़गे ने भी पीएम पर या बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर मंगलवार को विवाद हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री को टेररिस्ट कहा, ऐसा बीजेपी का कहना है। विवादित बयान के बाद खड़गे ने सफाई में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टी और आम लोगों को टेरराइज यानी डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को निशाना बना रही है। खड़गे ने यह बयान चेन्नई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जहां खड़गे कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल के साथ मौजूद थे। यह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार का दौर था। खड़गे ने शुरू में प्रधानमंत्री मोदी को टेररिस्ट कहा जब वे एआईएडीएमके की भाजपा के साथ गठबंधन की आलोचना कर रहे थे। बाद में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने शाब्दिक अर्थ में टेररिस्ट नहीं कहा। खड़गे ने कहा कि वो लोग और राजनीतिक पार्टियों को आतंकित, टेरराइजिंग कर रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि वे शाब्दिक रूप से आतंकवादी हैं। उन्होंने जोड़ा कि मोदी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबा रही है। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग को विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव आयोग अब भाजपा का एक्सटेंशन ऑफिस बन गया है। 18 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने विपक्ष की आलोचना की, जो चुनाव के आखिरी चरण के मॉडल कोड ऑफ का उल्लंघन करता है। सरकार 223
में पास हुआ महिला आरक्षण विधेयक लागू करने में देरी कर रही है। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार सच्ची होती तो मौजूदा 343 सीटों पर 33% आरक्षण लागू कर सकती थी। नए डिलिमिटेशन से दक्षिण भारत और जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। खड़गे ने मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है, लेकिन वह झूठ है। वे मनुस्मृति और चतुर्वर्ण्य में विश्वास रखते हैं। वे महिलाओं और गरीबों के खिलाफ है। उन्होंने 12 साल में देश के लिए कुछ भी नहीं किया। खड़गे के बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया और उन्होंने जो संबित पात्रा है उन्होंने इसे निंदनीय बताया और कहा कि कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। पात्रा ने कहा कि ये सिर्फ जुबानी फिसलना नहीं है, ये राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं और आज खड़गे ने उन्होंने टेररिस्ट कहा। बीजेपी ने कहा कि जब भी कांग्रेस प्रधानमंत्री का अपमान करती है तो जनता कांग्रेस को सबक सिखाती है। इस बार जनता जवाब देगी। केसी वेणुगोपाल ने खड़गे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि भाजपा गैर मुद्दे को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। वेणुगोपाल ने कहा कि खड़गे ने स्पष्ट कर दिया कि वे मोदी को टेररिस्ट नहीं कह रहे थे। वे कह रहे थे कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर लोग डराए जा रहे हैं। भाजपा सिर्फ उस क्लिप को दिखा रही है। खड़गे ने बाद में फिर स्पष्ट किया, मोदी हमेशा धमकाते हैं, ईडी आईटी और सीबीआई उनके हाथ में, इसलिए मैंने टेरराइज कर रहे हैं ऐसा कहा था। खड़गे ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन की ताकत पर जोर दिया और फिर जो भी विधानसभा चुनाव के बारे में वो बोला। लेकिन ये जब एक तरफ चल रहा है तो दूसरी ओर हमने क्या देखा कि ये मामला बीजेपी और खड़गे के बीच में नहीं, इसी बीच में एक पीटीआई का ट्वीट देखिए सोशल मीडिया पे, जो टीएमसी के एमपी है डेरेक ओबराय, उन्होंने चीफ इलेक्शन ऑफिसर वेस्ट बंगाल को एक कंप्लेंट की बीजेपी के और उन्होंने कहा कि ये सूरत से जिस हिसाब से ट्रेनों में वोटर्स को बिठा बिठा के ला रहे हैं भाजपा वाले, वहां भाजपा वाले बिठा रहे, क्योंकि ये सारे वीडियो और खबरें मार्केट में हैं। इसका जिक्र हमने भी हमारे कार्यक्रम में किया था। तो वो एक अंडी इन्फ्लुएंस के इसमें आता है और ब्राइबरी की इसमें आता है। ये इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट का जो है मॉडर्न जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन है। बीजेपी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन की जाए, ये एक उनका उन्होंने उस पर ट्वीट किया। और चुनाव आयोग के पास पहला एक पत्र पहले से ही है जो कांग्रेस ने दिया है प्रधानमंत्री के देश को संबोधन में कैसा उल्लंघन किया। दूसरा पत्र बीजेपी का है कि कैसा खड़गे ने उनको गलत कहा और टेररिस्ट कहा। और तीसरा पत्र डेरेक ओबराय टीएमसी का है कि सूरत से जो लोग लाए जा रहे हैं उसका जो चीजें है उसको देख के। लेकिन वाकई बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है, बंगाल के चुनाव में क्या हो रहा है, यदि ये मैं बता दूं आपको कि कैसा टेरराइज्ड हो गया सारा सीन। एक पत्र हमारे मित्र है डॉक्टर राकेश पाठक, अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक फोटोग्राफ उसके साथ एक वीडियो जोड़ा है। वो आप देख सकते हैं कि बंगाल की युद्ध भूमि बख्तरबंद गाड़ियों उसकी गश्त चल रही है, जबकि मणिपुर में अर्ध सैनिक बल में इतनी मुस्तैदी से गश्त करते हुए कभी आपने देखा है क्या? और बंगाल के सड़कों पर वाकई बख्तरबंद गाड़ियां हैं, मानो जैसा कर्फ्यू लगा हो या बहुत बड़े दंगे हो गए हो, वहां चुनाव होना है और एक युद्ध भूमि बन चुका है बंगाल। वो ट्वीट है। इसी को लेके आहत होकर एक लंबा चौड़ा वीडियो कपिल सिब्बल ने डाला है। कपिल सिब्बल ने जो कहा है अपने वीडियो में, वो पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। एक बड़ा वीडियो है उसमें, जो उसका जिस्ट यदि मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊं तो वो इस प्रकार है। वेस्ट बंगाल असेंबली पोल 2026, ये पीटीआई ने ट्वीट किया है, पूरा टेक्स्ट और वीडियो भी, तो वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं कुछ मोटे मोटे तौर पे आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वेस्ट बंगाल असेंबली पोल्स, राज्यसभा एमपी कपिल सिब्बल सेज इट इज शॉकिंग, it seems that there is an emergency imposed in the state of West Bengal outside Constitution of India. It seems the BJP is not fighting election. It appears that CAPF and the Election Commission are fighting the election. This is a gross abuse of the state machinery. Such a large deployment of CAPF is not even seen in Jammu Kashmir, which while violence is ongoing in Manipur.
उन्होंने भी मणिपुर का जिक्र किया जो राकेश पाठक ने किया। Security forces that could have been used there are being deployed here. What is happening in our country? And everyone is quiet. No institution is responding. We do expect Chief Election Commissioner to respond. They are the ones, it seems, who are facilitating the BJP in this election. Also, look around, 5,000 people were sent from Surat, Udna police station. Around 20,000 passengers were waiting to go to Odisha, Uttar Pradesh and Bihar. There are migrant workers returning home. Many are going back due to shortage and other issues, shortage of gas and other issues. And there are no getting trains. Meanwhile, special train for 5,000 BJP supporters were sent to Bengal. What else is this if not misuse of the state machinery? And whom do we complain to? The CEC, it seems, is in collaboration with them. There is an incident in Manipur and no arguments are being made there. Meanwhile, provocation speeches are being made. Suvendu Adhikari is saying that if you don't vote for them, you will be treated like in Uttar Pradesh under Yogi Adityanath, referring to the bulldozer action and other consequences. Everyone understands what is being implied and look at the statements being made. Our Home Minister says, Didi, is this the way to conduct yourself? और ये आप उनका वीडियो भी सुन लीजिए पूरा, थोड़ा लंबा है 3-4 मिनट का, लेकिन सुन लीजिए। एक देश के जाने माने वकील है और उनकी जो पीड़ा है ये उससे दिखाई देती है। It is shocking. It seems that there is an emergency that is imposed in the state of West Bengal outside the Constitution of India. In this emergency, 2,400 platoons of CAPF have been placed there. 2,400, which means 2.4 lakh people of CAPF, which means for every 100 people in West Bengal, one person of CAPF will be taking care of them. So it seems that the BJP is not fighting this election. It seems that the CAPF and the Election Commission is fighting this election. Gross abuse of state machinery. I mean, these number of CAPF people would not be there in Jammu and Kashmir. They are in West Bengal. And while violence is going on in Manipur, as you know, on that violence, the CAPF is actually, security forces have been moved to take care here about what is happening to our country. And everybody is quiet, no institution is responding. And do we expect the Chief Election Commissioner to respond? They are the ones who are fighting the election of the BJP. And look at the 5,000 people that have been sent from Surat, from Udna police station. 23,000 people, passengers, were waiting to go to Odisha, to Uttar Pradesh, to Bihar, because these are migrant workers who go back home, and especially in the context of the shortage of gas and other things. Many of them are going back home. They don't have trains. There they use batons at the police station to deal with them. And here a special train of 5,000 people, supporters of BJP, are flagged appropriately, timely manner, so that they reach. What else is it? Is misuse of the state machinery. And who do we complain to? CEC is in collaboration with them, in cahoots with them. Who do we complain to? इतने लोग तैनात जम्मू कश्मीर नहीं हुए होंगे जितने उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में हैं। मणिपुर में हादसा चल रहा है, वहां कोई इंतजाम नहीं है, और भाषण यहां हो रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि अगर तुम इस समय ये ठीक ठाक हमारे लिए वोट नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल वही होगा जो योगी उत्तर प्रदेश में करता है। ये उन्होंने ये बयान दिया है। वो क्या होता है? या तो बुलडोजर चलेगा, और या आपको मालूम है कुछ और होगा। उसके बारे में मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सभी लोगों को मालूम है।
I mean, Suvinder Adhikari is saying shamelessly that if you vote for TMC and if you're going to make us not win this election, then what will happen to you is the way Yogi Adityanath deals with you. Deals with people in Uttar Pradesh. So either it's bulldozer or you know what I mean. And you all know that. And look at the bhashan. हमारा होम मिनिस्टर कहता है दीदी ओ दीदी what is this the way to conduct yourself? You're the home minister of the country. You're organizing the CAPF, you're organizing all this. The home defense minister, home minister, prime minister, everybody is there. All other ministers are there. Chief ministers are there. And the kind of bhashans they are giving is unbelievable. Home minister वहाँ है, प्रधानमंत्री जी वहाँ हैं, डिफेंस मिनिस्टर वहाँ हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं राज्यों के वो वहाँ हैं, और ऐसा मतलब लगता है कि एक मतलब कि उनको जैसा कॉर्डन ऑफ कर लिया होता है. कभी होता था ना पुराने जमाने में जब वर्कर मूवमेंट बड़ी स्ट्रांग होती थी तो एम्प्लॉयर को घर से बाहर नहीं आने देते थे. तो वही हाल है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का कि इनको जो वोट करने वाले हैं टीएमसी उनको घर से बाहर नहीं जाने देंगे, और जो बाहर के लोग आए हैं उनको घर से उसको वोट देने देंगे. व्हाट इज गोइंग ऑन? और जो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी की जो बात करते हैं तो वो लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी तो खुद सीईसी है. वो ना वो लॉजिकल है, हर चीज में हर कदम पे उसकी डिस्क्रेपेंसी है, हर बयान में उसकी डिस्क्रेपेंसी है. उसके बाद हम चलते हैं वो जो उन्होंने कहा उसी बात पे एक महुआ मैत्रा का भी ट्वीट है, और महुआ मैत्रा ने जो कहा वो गजब का है. ये जो ट्वीट है वही पढ़ रहे हैं हम. उसने तो एक ट्वीट है, उसमें वो कहती है कि गृह मंत्री जब अमित शाह उनके बारे में उन्होंने अपशब्द कहे, वो आप खुद सुन लीजिएगा. वो कहती है कि दीदी के लिए जितने अपमानजनक तरीके से गृह मंत्री ने बोला है उसका जवाब बंगाल की जनता देगी. गृह मंत्री के इस वक्तव्य को हमने एक शो भी किया था. Once a gunda, always a gunda. That is the moral of the story. Today, the women of Bengal, the Nari Shakti of Bengal, all our mothers and sisters were aware of the sight and the sound of the not so honorable Home Minister of India, Amit Shah, at a public meeting. This is what he said to Mamta Banerjee. What did he say to Mamta Didi? He said, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo." So this language we last heard in 2021 from this Home Minister's, I would say, super boss, Narendra Modi, when he had come here in 2021, he had started this trend of catcalling. And he had said, "Diddi, oh Diddi." Carrying on with this tradition, today we saw Amit Shah standing on the soil of Bengal and saying this to our Honorable Chief Minister. So Amit Shah has also come and said he's going to give free bus tickets to the women of Bengal. Mr. Extortionist, Mr. Tadipar, we'd like to say one thing to you. We can pay, we the women of Bengal can pay for our own bus tickets. Thank you very much. You are not the Home Minister of our country to arrange for free bus tickets. Your job as the Home Minister of the country is to look after our borders and to look after the internal security of this country. It has been 1 year since the 22nd April Pahalgam attacks in which 26 people, innocent civilians, lost their life. You have still not been able to find the attackers. Manipur is burning and you're sitting here for 15 days catcalling our Chief Minister. In 2021, after your super boss's words, the women of Bengal gave you a resounding slap and sent the BJP packing. The problem with you gundas and mawalis is you don't realize that when a dialogue has flopped. When a dialogue is flopped, you don't give the same dialogue again. So when Diddi or Diddi flopped, you'd have to be a very stupid man to come back and try this, "Hey Mamta, kaan khol kar sun lo."
So these are all dialogues from cheap flop movies. We suggest on the 4th of May, you go home and you say this to your own people. Don't riot on our mothers and sisters. You will get a resounding slap. We condemn this. It just shows the level of uncivility that you guys follow. And in Bengal, we respect everybody. In Bengal, our women have a special place. We worship Nari Shakti, we worship Ma Durga, and we worship any woman in a position of power, which is something you will be unable to understand even if you're born 10 times, because you will always be born as a gunda. Thank you. अब ये तो हो गया एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव आयोग का आयरन ग्रिप बंगाल पर, बख्तरबंद गाड़ियां घूम रही है। और इसी बीच जो हमने कहा कि ठाकुर ने की मोदी जी की बेइज्जती, अब वो क्या इशू है? वो इशू ये है कि नरेंद्र मोदी जी अपने एक भाषण में कह रहे थे एक बार कि विपक्ष के लोग नॉनवेज वीडियो बना बना के खाते हैं, वो किसकी भावनाएं आहत करते हैं और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मतलब नॉनवेज खा के आप अल्पसंख्यक मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं और सनातनी हिंदू को दुखी करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि उनके नेता ही ये भूल गए। अनुराग ठाकुर बंगाल गए थे और फिर अनुराग ठाकुर ने बढ़िया मछली पे ताव मारा और उसका वीडियो बना और लीक हो गया। अब कई लोग, ये आप ट्वीट देखिए, कई लोग जो है इसको बड़े मजे लेकर सोशल मीडिया में इसको पोस्ट कर रहे हैं और बीजेपी बगले झांक रही है क्योंकि इसका जवाब नहीं किसी के पास। तो पहले ये हेल वॉल करके एक ट्विटर अकाउंट है एक्स पर, उसने क्या लिखा ये पहले देख लीजिए। नॉनवेज दिखा दिखा कर मत खाया करो महामानव, दिल दुखी हो जाते हैं। और फिर ऊपर प्रधानमंत्री का वक्तव्य है और नीचे वीडियो है नॉनवेज फिश पे आनंद उठाते हुए अनुराग ठाकुर का। अपना नॉनवेज खाना अब इस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। अब इसी अनुराग ठाकुर के बात को आगे अखिलेश यादव कहते हैं। अखिलेश यादव का भी ट्वीट है, वो भी देख लीजिए आप। तस्वीरें तो पर्दाफाश करती है, वो अक्सर बेनकाब करती है। वचन और चलन में भेद ही भाजपा की गुप्त पहचान का खुला राज है। और उन्होंने भी वो वीडियो ट्वीट किया जो नॉनवेज खा रहे। आगे इसी बात को लेकर महुआ मोइत्रा कहती है, हेलो अनुराग ठाकुर, ग्लैड टू सी यू दैट यू आर एंजॉयिंग फिश इन बंगाल। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आप बंगाल में मछली का आस्वाद ले रहे हैं। डोंट वरी, आप चिंता ना करो, दिस इज नॉट फैंटालैंड, ये कोई तानाशाह वाली भूमि नहीं है। यू कैन टेक अ रिवर क्रूज ऑन द हुगली एंड ईट इट टू विदाउट गेटिंग अरेस्टेड। आपने यहां तो खा ही लिया है, आप तो हुगली नदी में क्रूज पे बढ़िया एंजॉय करते हुए भी फिश खा सकते हो, आपको कोई अरेस्ट भी नहीं करेगा, इसकी चिंता मत करो। क्योंकि अभी रमजान के समय रोजा खोलने के लिए कुछ लोग क्रूज पे थे गंगा में और कुछ लोग अरेस्ट किए गए क्योंकि उन्होंने गंगा में वो हड्डियां फेंक दी, ऐसा आरोप है। हमारे यहाँ तो प्राणी जीव भी मानते हैं, बकरे की होगी या मुर्गे की होगी हड्डी, गंगा में वो भी मुक्त हो गई होगी। गंगा लाई गई थी भागीरथ द्वारा, जो सनातन में विश्वास रखते हैं। और गंगा में तो हम अस्थियां डुबाते हैं, लोग गंगा में डेड बॉडी ऐसे छोड़ देते हैं। जब गंगा आई है कल्याण के लिए तो वो तो सब मानव जाति का कल्याण ही नहीं, पशु प्राणी सबका कल्याण करने के लिए आई थी। तो इतना क्या प्रॉब्लम हो गया कि गंगा भ्रष्ट हो गई और अरेस्ट करना पड़ा लोगों को। उसका ताना देते हुए उन्होंने कहा कि हुबली पे आप खा जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हुबली को भी अपनी माता मानने वाले बहुत लोग हैं।
जो भी नदी है हमारे देश में, जितनी भी नदियां हैं सब पूजनीय है, सबकी पूजा होती है। तो खरगे का कुछ कहना, उस पर बवाल लाना और उसके बाद उसको कैप्चर करने का प्रयास करना, प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन देते हुए विपक्ष को ही कोसते रहना और चुनावी लाभ उठाने का प्रयास करना। जो लोग आ रहे हैं उनका वो रेलवे का खर्चा कौन देगा, इसको किस में जोड़ा जाएगा? और ये ब्राइबरी है। ये शुभेंदु के खिलाफ उठी हुई आवाज, टीएमसी के एमपी ने लिखा पत्र, टीएमसी ने पत्र लिखा चुनाव आयोग तीनों पत्रों पे बैठा हुआ है। हो सकता है खरगे के ऊपर एक्शन ले, लेकिन प्रधानमंत्री और टीएमसी के लीडर पे, कांग्रेस और टीएमसी के लीडर पे एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि अपने आका के खिलाफ कोई कभी कुछ एक्शन नहीं लेता। कपिल सिब्बल ने तो पूरी कहानी दुखी होके जनता के सामने रखने की प्रयास किया, और अनुराग ठाकुर की मछली का वीडियो देखकर मछली की तरफ फड़फड़ा रहे हैं बीजेपी वाले। ये साहब क्या बोल रहे थे? अब अनुराग ठाकुर दिखा दिखा के खा रहे, किसको खुश कर रहे? सवाल ही उठता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।